ओके, सो आज हम लोग को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आगे बढ़ना था, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जल्दी से रिकैप हम लोग कर लेते हैं कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। हम लोग बेसिकली पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दिस इज़ अ न्यू टॉपिक, और मैंने पहले ही बता रखा है कि इसका पिछले हेड से कोई रिलेटेड नहीं है। सबसे पहला था इनकम फ्रॉम सैलरी, जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। नाउ सेकेंड हम लोग हेड पढ़ रहे हैं इनकम का, वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम सैलरी और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कोई रिलेशन नहीं है, तो ऐसा मत समझिए कि हमें सैलरी नहीं समझ में आता, हाउस प्रॉपर्टी नहीं समझ में आया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको हाउस प्रॉपर्टी क्लियरली समझ में आएगा, बस ध्यान देते जाइए। सबसे पहली चीज़ तो इनकम फ्रॉम हाउस, बिल्डिंग, बंगला और गोडाउन। इनकम फ्रॉम हाउस का मतलब सिर्फ घर ही नहीं है, बल्कि कोई भी बिल्डिंग हो, बंगला हो या फिर गोडाउन हो, अगर उससे भी अगर कोई रेंट अगर एसएससी को मिल रहा है तो उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहेंगे। चार्जेबिलिटी की बात करते हैं तो फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाई। ये 3 कंडीशन कंप्लीट होने चाहिए, तभी जाके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी माना जाता है। सबसे पहली चीज़, प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग एंड लैंड अपॉर्चुनेंट देयर टू। प्रॉपर्टी में हो सकता है बिल्डिंग हो या बिल्डिंग से जुड़ी हुई ज़मीन हो, लेकिन खाली प्लॉट को हाउस नहीं माना जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, बिल्डिंग या बिल्डिंग से जुड़ी हुई ज़मीन। नाउ सेकंड पॉइंट कह रहा है एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। एसएससी क्या होना चाहिए? उस प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए। तीसरा कंडीशन है कि एसएससी उस प्रॉपर्टी को किसी भी तरीके से अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज़ ना कर रहा हो। अगर ये 3 पॉइंट अगर कंप्लीट कर रहे हो तुम, यानी कि जो घर है वो सही में घर है या घर से जुड़ी ज़मीन है, दूसरा नंबर आप उस मकान के मालिक हो, तीसरा नंबर आप उसको अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज़ नहीं कर रहे हो, तब वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। ठीक है। अगर किसी भी प्रॉपर्टी को अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज़ कर रहे हो, इसका मतलब आप अपने बिजनेस इनकम तो दिखाओगे ही ना। इसीलिए गवर्नमेंट कहता है अगर अपने प्रॉपर्टी को अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज़ करते हो तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिखाने की जरूरत नहीं है, यानी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वहाँ पे नील मानी जाएगी। From the above, it is clear that the following income shall not be charged in income from the house property। जैसे रेंटल इनकम फ्रॉम द वैकेंट लैंड, अगर खाली जमीन है उसका अगर किराया आ रहा है तो वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम में नहीं आएगी, वो अदर सोर्स में चली गई। वेयर द एसएससी सबलेट, अगर एसएससी क्या है, खुद किराएदार है, उसने किराए पे लेकर के फिर से किसी को किराए पे उठाया हुआ है, तो उस केस में भी अगर उसको जो भी किराए का डिफरेंस जो भी मिल रहा है, जैसे उसने 10,000 रुपये में किराया लेकर के उसको 15,000 में उठा दिया, 5,000 रुपये कमा रहा है ना, तो 5,000 रुपये जो कमा रहा है वो अदर सोर्स की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं, क्योंकि उस मकान का वो मालिक नहीं है। तीसरा नंबर है क्या, वेयर द प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर द बेनिफिट ऑफ द बिजनेस। अगर आप अपने प्रॉपर्टी को अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हो तो अगेन इनकम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट नहीं करिएगा, वहाँ नील मानी जाती है। अब हाउस प्रॉपर्टी को समझते हैं। हाउस प्रॉपर्टी देखो क्या हो सकता है। हाउस प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो सकती है, हाउस प्रॉपर्टी में कॉमर्शियल बिल्डिंग भी आती है, ऑफिस बिल्डिंग भी आती है, वेयर हाउस भी आते हैं, दीज आर। अब प्रॉपर्टी चाहे इंडिया में हो चाहे विदेश में हो, फॉरेन कंट्री में भी अगर आपकी प्रॉपर्टी है, अगर उससे भी कुछ इनकम आ रही है तो वो भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगी। अब बात करते हैं हाउस प्रॉपर्टी होता कितने तरह का। दो, एक होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड, एक होता है लेट आउट। सेल्फ ऑक्यूपाइड, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब हम लोग बात करते हैं क्या सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब क्या होता है। मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड करने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप उस मकान में रह रहे हो, और लेट आउट का मतलब आपने भाड़े पे उठा रखा है। अगर मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो जाहिर सी बात है उसकी एनुअल वैल्यू नील होगी। ठीक है। एनुअल वैल्यू का मतलब क्या होता है ये भी हम लोग कल डिस्कस कर लिए थे। मकान की इनकम कमाने की कैपेसिटी, आपके मकान की इनकम कमाने की कैपेसिटी को ही हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं एनुअल वैल्यू। ठीक है। एक वॉइस का डिस्टरबेंस आ रहा है। ठीक है, अब सही है। तो ध्यान रखिएगा, हाउस प्रॉपर्टी में जो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला है पॉइंट, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले पॉइंट में क्या कह रहा है कि अगर आप मकान में क्या कह रहे हो, खुद रह रहे हो, आपने उसको भाड़े पे नहीं उठाया हुआ है, तो अगर खुद रह रहे हो तो कुछ तो कमा नहीं रहे हो, इसीलिए उसकी एनुअल वैल्यू नहीं होती है। लेकिन अगर उसी को लेट आउट कर रखे हो, भाड़े पे उठा रखे हो, तो बिल्कुल कुछ कमा रहे हो। तो दो ही तरह के हाउस प्रॉपर्टी हो सकते हैं, या तो सेल्फ ऑक्यूपाइड या तो लेट आउट, एज पर इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है। अब सर किसी घर में रहते हैं, सर किसी घर में रहते भी हैं और उसको किराए पे मतलब भी दिए तो। हाँ, बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग पोर्शन देखते हैं कि कितना परसेंट हिस्सा मकान का आपने लेट आउट किया हुआ है, कितना परसेंट हिस्सा आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड किया हुआ है। ठीक है। और जैसे आपने एक यस क्वेश्चन सर। पूछा, यस सर। मैं भी एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक मकान होगा तो क्या होगा?
तो इसके लिए भी इनकम टैक्स ने कहा है कि हम एक मकान को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे, बाकी मकान को लेट आउट मान लेंगे, भले ही आपने किराए पे उठाया हो या ना उठाया हो। नहीं लेकिन उठाई। लेकिन लेकिन फाइनेंशियल ईयर 1920 से पहले क्या था, पहले अभी तक 1920 फाइनेंशियल ईयर 1920 के पहले तक सिर्फ एक मकान को गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेल्फ ऑक्यूपाइड मानती थी, बाकी को लेट आउट। मान लीजिए आपके नाम पे 4 मकान है, तो एक मकान को सेल्फ ऑक्यूपाइड, बाकी तीनों को लेट आउट मान लेंगे, भले ही आप उसको भाड़े पे उठाओ या ना उठाओ। लेकिन अभी फाइनेंशियल ईयर 1920 में आपको थोड़ी सी और आज़ादी दिया है गवर्नमेंट ने। उसने कहा है ठीक है, आप 2 मकान को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हो। दो यानी कि किसी के पास अगर 2 मकान है तो दोनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड में दिखा सकता है, ठीक है, और दोनों की एनुअल वैल्यू मिल। लेकिन यस। अगर 2 से अधिक मकान है तब तो उसे सेल्फ ऑक्यूपाइड, तब उसे क्या करना होगा, लेट आउट करना होगा। ये बहुत ही जेन्युइन था ये डिसीजन गवर्नमेंट का, क्योंकि ज़्यादातर 2 मकान तो हो ही जाते थे। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का गांव में घर है, फिर वो शहर में जाके जॉब कर रहा है, वहाँ पे भी उसने मकान ले लिया, किराया देने से अच्छा उसने कहा चलो फ्लैट ही ले लेते हैं। तो 2 मकान उसका रेजिडेंशियल, पता चलता है गाँव में उसके मम्मी पापा या जो भी है, मान लो गोरखपुर में तुम है और तुमने दिल्ली में जा करके तुमने जॉब किया, तो गोरखपुर में तो मकान है ही तुम्हारा, तुमने दिल्ली में भी ले लिया, 2 मकान ऑब्वियसली है, सिंपल है, हो सकता है। तो इसलिए 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड में एटलीस्ट गवर्नमेंट ने परमिशन दे दिया। और सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब आप उससे कुछ भी नहीं कमा रहे हो, और जब कुछ भी नहीं कमा रहे हो तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं बनेगी। और जो लेट आउट का पोर्शन है, जैसे कि अभी आपने पूछा कि हम लोग जैसे 2 फ्लोर का मकान है, हम नीचे वाले फ्लोर में रहते हैं, ऊपर वाले फ्लोर को हमने भाड़े पे दे रखा है, तो दैट मीन्स 50% एरिया सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया, 50% एरिया लेट आउट हो गया। तो वो पोर्शन वाइज हम लोग निकालते हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने कंपुटेशन पढ़ा था, तो कंपुटेशन में आपको यहाँ के एक्सेल की फाइल से मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने कंपुटेशन पढ़ा था, ओके। तो देखिए कंपुटेशन कैसे करते हैं, आप सभी को पता है कंपुटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि सैलरी भी पढ़ा था, सैलरी में भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था, कंपुटेशन ऑफ सैलरी। अब यहाँ पे देखिए कंपुटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लेकिन किस हाउस की बात कर रहे हैं, लेट आउट की, जो हमने भाड़े पे उठा रखा है। तो सबसे पहले उस मकान की जीएवी निकलेगी। जीएवी मतलब होता है मकान की इनकम कमाने की कैपेसिटी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, है ना। तो आपने मकान से कितना कमाया पहले ये देख लो, फिर उसमें से लेस कर लो म्यूनिसिपल टैक्स, क्योंकि आप सभी को पता है अगर आपका घर है नगर निगम में आता है तो आपको म्यूनिसिपल टैक्स भी देना पड़ता है, जिसको हम नगर निगम टैक्स भी कहते हैं, जिसको आप लोग हाउस टैक्स के नाम से भी जानते हो। जो भी हाउस टैक्स होता है वो आपकी लोकल अथॉरिटी ही आपसे वसूलती है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से, यानी आपने इतना कमाया उसमें से आपने इतना तो टैक्स दे दिया, म्यूनिसिपल टैक्स, ओके। अब जो बचा ना उसे हम लोग कहते हैं नेट एनुअल वैल्यू, एनएवी शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग, ओके। अब नेट एनुअल वैल्यू आ गई है। अब इसमें आपको डिडक्शंस मिलते हैं, जैसे सैलरी में अंडर सेक्शन 16 था, यहाँ पे डिडक्शन है अंडर सेक्शन 24। तो 24A का डिडक्शन है, 24B 2 ही डिडक्शन है, सैलरी में 3 डिडक्शन था, यहाँ 2 डिडक्शन है। 24A में क्या है, स्टैंडर्ड डिडक्शन है, स्टैट्यूटरी डिडक्शन जिसको कहते हैं कई लोग। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन है कितना, सीधे एनएवी का जो भी एनएवी आई है उसका 30% माइनस कर दो। सवाल उठता है सर 30% माइनस किस बात की कर रही है गवर्नमेंट, वाई। तो गवर्नमेंट इसलिए कहती है कि देखो तुम्हारा मकान है, मकान में मेंटेनेंस में कुछ ना कुछ खर्चे लगे रहते हैं पूरे साल भर में। अब मेंटेनेंस का तुमसे बिल नहीं मांगती है, ये रिडक्शन सबको देती है, ओके। हर बिल्डिंग पे आपको बता दूं 30% ऑफ एनएवी, आपकी हाउस प्रॉपर्टी है, आपने कुछ कमाया, ठीक है, आप भी इसी 30% ऑफ एनएवी लेस कर लो। गवर्नमेंट मेंटेनेंस के नाम पे ये डिडक्शन देती है हर एक को। नेक्स्ट 24B, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अगर आपने उस मकान को बनाने के लिए उधार लिया है बैंक से या किसी से भी, और उसको आप इंटरेस्ट दे रहे हो, है ना किसी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने क्या कर रखा है, लोन ले रखा है मकान को बनाने के लिए, और उस पर आप इंटरेस्ट दे रहे हो, तो उस इंटरेस्ट का भी डिडक्शन आप यहाँ पे ले सकते हो। सपोज करो आपने लोन ले रखा था 20 लाख रुपए, उस पर करीबन 2 लाख रुपए इस साल इंटरेस्ट बना है, तो आप 2 लाख रुपए का डिडक्शन यहाँ पे इजीली ले सकते हो, ठीक है। मान लो ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, सपोज करो 2.5 लाख रुपए होता है, तो 2.5 लाख का भी तुम डिडक्शन ले सकते हो, मतलब जितना भी तुम इंटरेस्ट दे रहे हो उसका डिडक्शन ले लेना, लेकिन ध्यान रहे सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट। अब इन दोनों डिडक्शंस को लेस करते ही 30% ऑफ एनएवी और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल आ जाता है आपका टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी।
तो ये था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने का तरीका लेट आउट के केस में, और बहुत ही सिंपल है। आपको बता दूँ सबसे सिंपल हेड जो है ना कैलकुलेशन में समझने में, वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो बहुत ही ईजिली समझ में आता है। देखिए तो जीवी में से म्यूनसिपल टैक्स लेस कर दिया, एनएवी आ गया, एनएवी में से 24A 24B का डिडक्शन दे दो, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई। अब हम बात करेंगे कंपुटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की वैल्यू वैसे है, मैंने आपको बता दिया निल होती है, तो जीएबी तो निल है। उस पर नेट म्यूनसिपल टैक्स भी का डिडक्ट, भले आपने दिया है म्यूनसिपल टैक्स बट उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाला, तो नेट एनुअल वैल्यू सीधे सीधे नील कर लो आप, ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है। सीधे सीधे जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की एनएवी होती है, सॉरी, वो नील होती है। अब देखिए यहाँ पे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में वही दो डिडक्शन है, 30% ऑफ एनएवी तो नहीं मिल पाएगा क्योंकि आपका ऑलरेडी नील है, नील में क्या 30% करोगे। लेकिन हाँ, एक सबसे बड़ी चीज़ होती है, भले ही आपकी एनएवी नील हो लेकिन आपको इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन मिलता है। जिसलिए आपने अपने सेल्फ ऑक्यूपाइड मकान के लिए लोन ले रखा है और आप इंटरेस्ट देते हो, तो उस इंटरेस्ट का आप डिडक्शन यहाँ पे ले सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा देखो भाई मैक्सिमम डिडक्शन हम 2 लाख का देंगे, उससे ज़्यादा का डिडक्शन हम इंटरेस्ट का नहीं दे सकते। अब सौरभ तो सर ऐसा ऊपर तो कहीं कुछ नहीं लिखा था मैक्सिमम लिमिट विमिट कुछ भी नहीं, लेट आउट के केस में जितना भी इंटरेस्ट है सब डिडक्शन ले लो, चाहे 4 लाख हो, चाहे 5 लाख हो, चाहे 10 लाख रुपया। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड में इन्होंने लिमिट सेट कर दिया कि 2 लाख से ज्यादा का आप इंटरेस्ट का डिडक्शन ले ही नहीं सकते हो। क्यों, दोनों का क्या अंतर है? क्योंकि सर ये जो था ना, ये लेट आउट का केस था, गवर्नमेंट को पता था ये मकान आप जो बना रहे हो, बलदेव प्लाजा बना रहे हो, सिटी मॉल बना रहे हो, इसके लिए तुमने लोन ले रखा है और इससे कल को कमाओगे, कमा के अच्छा तुम टैक्स हमें दोगे। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड में तुम कल को कुछ कमाना तो है नहीं, तो काहे कुछ खास कुछ हमको टैक्स देने वाले हो नहीं, तो मैं तुम्हें डिडक्शन काहे इतना ज़्यादा दूँ। तो सिंपल सी चीज़ है। तो यहाँ पे इसीलिए गवर्नमेंट ने डिडक्शन की लिमिट सेट कर दी कि भैया देखो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में 2 लाख से ज़्यादा का हम डिडक्शन नहीं दे सकते। ठीक, अब जरा देखते हैं यहाँ पे, ये तो हो गया हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड। अभी तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया ये रिकैप था, ये ऑलरेडी हम लोग कल कवर कर चुके थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं रिकैप क्या एक तरह से आपको फिर से समझा ही दिया। कंपुटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो कंप्लीट हो गई। अब हम लोग को पढ़ना है जीएवी का कैलकुलेशन, कंपुटेशन ऑफ जीएवी। तो आज का जो टॉपिक है वो है कंपुटेशन ऑफ जीएवी। तो कंपुटेशन ऑफ जीएवी को समझने के लिए भी हमें कुछ पॉइंट्स को समझना होगा। देखो, इन दोनों ही कंपुटेशन में आपने देखा कि जीएवी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, बिकॉज अगर आप जीएवी नहीं पता है ना, आप कुछ भी नहीं निकाल पाओगे। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेशन तो आपको पहले सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू को हम लोग अलग से समझते हैं कैसे हमको इसे सीखना है। तो चलिए देखते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू यानी मकान की इनकम कमाने की कैपेसिटी कैसे निकाली जाएगी। तो कंपुटेशन ऑफ जीएवी, दैट मीन्स ग्रॉस एनुअल वैल्यू। मैं आप सभी लोगों को सजेस्ट करूंगा कि शॉर्ट फॉर्म मत बोला करो, फुल फॉर्म ही बोला करो। जीएवी नहीं बोला करो आप लोग, ग्रॉस एनुअल वैल्यू ही बोला करो। सिर्फ शॉर्ट लिखा जाता है, बोला फुल फॉर्म ही जाता है। अब अगर आपको कंपुटेशन ऑफ जीवी समझना है तो कुछ टर्म्स को समझने पड़ेंगे। ओके, सबसे पहली बात करेंगे हम लोग किसकी, फेयर रेंट की। ठीक है, व्हाट इज फेयर रेंट। फिर हमें समझना होगा क्या, म्युनिसिपल वैल्यू। ठीक है, फिर हमें समझना होगा स्टैंडर्ड रेंट। फिर हमें समझना होगा एक्चुअल रेंट। ये 4 पॉइंट होता है जो बेसिकली जीएबी कैलकुलेशन में हमारी मदद करता है। सबसे पहले एक एक पॉइंट को पहले समझते हैं। सबसे पहले व्हाट इज फेयर रेंट। फेयर रेंट का हिंदी में बोलते हैं इसको उचित किराया। तो अब यहाँ पे उचित किराए का क्या मतलब है, आपको जिस जगह पे आपको ये मकान आपका है उस जगह पे भाड़ा कितना होता है नॉर्मली, जैसे एरिया वाइज यू कैन से। अब जैसे गोरखपुर की बात करते हैं, यहाँ का सबसे पॉश एरिया किधर है, बेतिहाता हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना, या गोलघर, तो उधर साइड में रेंट बहुत हाई होता है ना। अगर मान लो तुमको बेतिहाता में 2 रूम का मकान चाहिए तो वहाँ पे आपको कम से कम 7 से 8 हज़ार रुपये पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर तुमको 2 रूम का अगर जगह लेना है राजेंद्र नगर में,
गोरखपुर में ही, गोरखनाथ के आगे जो है, तो वहाँ पे अगर तुम्हें लेना है तो अप्रॉक्स तुम्हें 5-6 हज़ार में मिल जाएगा। तो दीज आर द डिफरेंसेस ऑफ रेंट अकॉर्डिंग टू द एरिया, है ना। तो एरिया के अकॉर्डिंगली रेंट डिसाइड होता है। तो हम कैसे पता करेंगे, मान लो आपका मकान है, उसके आसपास का भाड़ा देख लेंगे, आसपास के रूम का भाड़ा कितना होता है, उसके हिसाब से आपके रूम का भाड़ा निकाल लिया जाएगा। दैट इज कॉल्ड फेयर रेंट। तो फेयर रेंट कैसे हमें पता चलता है, एज पर, ठीक है ना, एरिया। तो ये एरिया के अकॉर्डिंगली हम फेयर रेंट तय करते हैं, ठीक है ना। हम क्या तय करते हैं, वो एरिया तय करता है। अब सेकेंड पॉइंट आता है, व्हाट इज म्युनिसिपल वैल्यू। सर म्युनिसिपल वैल्यू क्या होती है, आप सभी को पता है, म्युनिसिपल शब्द आ गया तो नगर निगम की वैल्यू। तो नगर निगम आपके मकान की वैल्यू क्यों निकालेगी भाई, देखो, नगर निगम को आपसे लेना है हाउस टैक्स। हाउस टैक्स का एक सर्टेन परसेंट होता होगा, 1%, 2%, 3%, जो भी परसेंटेज होता होगा, वो किस पे कैलकुलेट करेगी, वो म्युनिसिपल वैल्यू पे कैलकुलेट करेगी। तो म्युनिसिपल वैल्यू, आपके मकान की वैल्यू म्युनिसिपल यानी कि नगर निगम निकालती है। क्यों निकालती है, ताकि आपसे हम हाउस टैक्स यानी म्युनिसिपल टैक्सेस ले सकें। तो ये मतलब कौन डिसाइड करता है, हु डिसाइड म्युनिसिपल वैल्यू, तो जाहिर सी बात है नगर निगम, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, है ना, डिसाइड, ठीक है। एंड किसके लिए करती है, ऑब्जेक्टिव क्या है, फॉर कलेक्टिंग म्युनिसिपल टैक्सेस। नॉर्मली ये वैल्यू क्यों निकालती है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। से मान लीजिए इतना बड़ा एरिया आपके मकान का है, सॉरी सपोज ये एरिया आपके मकान का है, ओके, 2 लोग हैं। अब जैसे हम लोग के पास पीयूष हैं, हम लोग के पास और कौन है, वैष्णवी है। चलिए, अब अगर सपोज करो पीयूष के पास जो है ना, पीयूष के पास भी इतना ही एरिया का मकान है, वैष्णवी के पास भी इतना ही एरिया का मकान है, लेकिन वैष्णवी के पास 2 फ्लोर का मकान है और पीयूष के पास सिंगल फ्लोर है। तो किसकी म्युनिसिपल वैल्यू ज़्यादा होगी, सर वैष्णवी की। बिल्कुल सही, क्योंकि 2 फ्लोर पे है तो उसमें ज़्यादा रूम्स हो गए, और ज़्यादा रूम्स हो गए तो वहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू आ सकता है। तो इसलिए म्युनिसिपल वैल्यू जो 2 फ्लोर वाले की है उसकी ज़्यादा होगी। तो यही कुछ कैलकुलेशन का जो कुछ तरीका होता है वो लोग अपना निकालते हैं। अब अगर सपोज करो एक रूम का भाड़ा 2,000 मिलता है और तुम्हारे पास 10 रूम है, इसका मतलब तुम 20,000 रुपये के रेवेन्यू कमा सकते हो एक महीने में, और 12 महीने में कितना हो जाएगा, 12×3 = 24, 2,40,000 रुपये। 2,40,000। हाँ, तो इस तरीके से म्युनिसिपल वैल्यू निकाली जाती है। म्युनिसिपल वैल्यू का गलती से भी ये मतलब मत निकालिएगा कि आपके मकान की कॉस्ट निकाली जा रही है। मकान की कॉस्ट तो सर बहुत ज़्यादा होगी। म्युनिसिपल वैल्यू मतलब आपके उस मकान से साल भर में कितना कमाया जा सकता है, लेकिन ये कौन डिसाइड कर रहा है, ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड रेंट, सर व्हाट इज स्टैंडर्ड रेंट, बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा नाम लगता है स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट कैसे तय होता है, ये तय करता है एज पर लॉ, कह लो, है ना, एज पर लॉ। सर ये एज पर लॉ कहाँ से आ गया, यू एज पर लॉ मतलब ये क्या है, लॉ कौन सा लॉ की बात कर रहे हैं हम लोग, रेंट कंट्रोल एक्ट, ओके। तो ये एक्ट है रेंट कंट्रोल एक्ट। तो जहाँ जहाँ ये लागू होता है, रेंट कंट्रोल एक्ट ऐसा नहीं है हर जगह लागू होता है, जहाँ जहाँ भी लागू होता है तो वहाँ जो रेंट कंट्रोल एक्ट होता है ना, वो डिसाइड करता है व्हाट इज द स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट बेसिकली ये बताता है रेंट किसी भी हालत में इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो रेंट इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये कौन तय करता है, ये रेंट कंट्रोल एक्ट, नाम ही से पता चल रहा होगा, रेंट कंट्रोल एक्ट। तो रेंट कंट्रोल एक्ट जो डिसाइड करती है, वो जो बताती है स्टैंडर्ड रेंट, उसी को कहते हैं, ठीक। एक्चुअल रेंट क्या होता है, व्हाट इज दिस, ये तो सबको पता है, जो हम अपने टेनेंट से, किराएदार से वसूल रहे हैं, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, एक्चुअल रेंट, अमाउंट रिकवर फ्रॉम द टेनेंट, ओके। अब जो देखिए यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, जो हम लोग अपने टेनेंट से वसूल रहे हैं, जो हम अपने किराएदार से वसूल रहे हैं रेंट, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्चुअल रेंट। तो ये चारों पॉइंट सबको समझ में आए, आगे सबको, ये सर, ये सर। एक मिनट।
कंट्रोल एक्ट कहाँ रखता है सर? रेंट कंट्रोल एक्ट यस जाहिर सर। बात है जो बड़ी सिटीज होती होंगी उसमें तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है। सर जैसे गोरखपुर में लगता होगा। थोड़ा सा संशय है लेकिन लगता होगा। सर गाजियाबाद में लगता है। रेंट कंट्रोल एक्ट देखो बता रही। ठीक है। सर गाजियाबाद में भी लगता है, दिल्ली में भी लगता है, मुंबई में भी लगता है। रेंट कंट्रोल एक्ट बेसिकली बनाया गया है कि किसी हालत में इससे ज़्यादा रेंट नहीं होना चाहिए। और क्या, समझ गए? टीएन की स्पेलिंग होती है ना, TINENT होता है। क्लियर हो गया सब लोग? ये 4 पॉइंट मैंने आपको बताया। यस फेयर रेंट क्या होता है, म्युनिसिपल वैल्यू क्या होती है, स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है और एक्चुअल रेंट क्या होता है। फेयर रेंट मैं फिर से समझा दूँ। फेयर रेंट जो एज पर एरिया तय होता है। आपका मकान किस एरिया में, पॉश एरिया में है तो उसका रेंट ज़्यादा होगा। अगर पॉश एरिया नहीं है, आउट ऑफ द पॉश एरिया, तो वहाँ का रेंट थोड़ा कम होगा। म्युनिसिपल वैल्यू जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपके मकान की वैल्यू निकालती है। और स्टैंडर्ड रेंट जो एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट तय किया जाता है। एक्चुअल रेंट जो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, अपने किराएदार से वसूल रहे हो। तो ये 4 पॉइंट है ना जो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने में। तो चलिए देखते हैं अब वो कैसे निकालते हैं। इसके लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1। ठीक है ना, स्टेप 1 क्या कहता है? स्टेप 1 करता है कि कंपैरिजन करो। ठीक है ना, कंपैरिजन किस में करना है, ध्यान रखिएगा। फेयर रेंट किसमें किसमें, फेयर रेंट में और किसमें, म्युनिसिपल वैल्यू में। ठीक है ना, इन दोनों में आपको कंपैरिजन करना है। ठीक है, इन दोनों में कंपैरिजन करना है। विच एवर इज हायर, जो दोनों में से क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, विच एवर इज हायर, जो दोनों में से अधिक होगा। फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू में जो दोनों में से अधिक हो। तो ये वैल्यू पहले निकाल लीजिए। ठीक है, फिर हम लोग करेंगे क्या, स्टेप 2। स्टेप 2 देखिए क्या करते हैं हम लोग। स्टेप 2 में जो आया है अभी, विच एवर इज हायर, ये जो पॉइंट आया है, ठीक है ना, इसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ। ठीक है, इसको हम कंपेयर किससे करने वाले हैं, स्टैंडर्ड रेंट के साथ। अब हम इन दोनों में कंपेयर करने वाले हैं, क्या चीज़ कंपेयर करने वाले हैं, यहाँ पे लिखेंगे क्या, विच एवर इज, इज हायर। नहीं, विच एवर इज लोअर। है। ठीक है ना, लोअर कह लो, जो दोनों में से कम हो। ठीक, ये सेकेंड स्टेप में लोअर देखते हैं, जो दोनों में से कम हो। ठीक है, यहाँ पे विच एवर इज हायर वाला की जगह मैं लिख देता हूँ आंसर ऑफ स्टेप 1 लिख दो। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। ठीक है, यस सर। आंसर ऑफ स्टेप 1 जो भी आया होगा और उसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड रेंट के साथ, विच एवर इज लोअर। ओके, और जो लोअर आएगा उसी को कई लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग एक और चीज़ कहते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट मतलब इतना रेंट मिलना चाहिए था। ठीक है, इसी को क्या लोग कहते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट। तो एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब समझ गए ना सब लोग। एक्सपेक्टेड रेंट मतलब इतना रेंट आपको मिलना चाहिए था। मान लीजिए आंसर फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू को कंपेयर किया आपने, 4 लाख रुपए आ रहा है ना। अब उसको कंपेयर किया स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट बताता है कि उस जगह का रेंट 4.5 लाख से कम तो होना ही नहीं चाहिए, मतलब 4.5 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो 4.5 लाख रुपए आपका स्टैंडर्ड रेंट है, आप तो 4 ही लाख ले रहे हो ना, तो बहुत अच्छा है, 4 लाख ही आपका एक्सपेक्टेड रेंट होना चाहिए। लेकिन अगर सपोज करो ऊपर की वैल्यू बता रही है कितनी, 4 लाख रुपए, और स्टैंडर्ड रेंट आपका 4.5 लाख है, तो जो दोनों में से कम है, सॉरी उल्टा मैं बोल दिया, 4.5 लाख रुपए आपका ऊपर की वैल्यू आ रही है और नीचे स्टैंडर्ड रेंट क्या रखा है, 4 लाख रुपए। तो जाहिर बात है 4 लाख से ज्यादा तो नहीं हो सकता ना, इसीलिए यहाँ पे लोअर का केस लगा स्टैंडर्ड रेंट की वजह से। लास्ट स्टेप करते हैं हम लोग, स्टेप 3। ठीक है, अब स्टेप 3 देखो क्या कहता है। स्टेप 3 कहता है जो एक्सपेक्टेड रेंट आया है, ऊपर आपको पता है एक्सपेक्टेड रेंट किसे कहते हैं, आंसर ऑफ स्टेप 2 को ही एक्सपेक्टेड रेंट कहते हैं। स्टेप 2 का जो आंसर होता है ना, उसी को हम लोग एक्सपेक्टेड रेंट कहते हैं।
अब इसको फिर कंपेयर करना है किससे, एक्चुअल रेंट से। अब इसको जब कंपेयर करते हैं ना, ठीक, अब इसमें देखो क्या कंपेयर करना है, विच एवर इज हायर, जो दोनों में से अधिक हो, ठीक है, वही आपकी क्या होगी फाइनली, जीएवी कहलाएगी। तो यही जो हायर होता है ना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, जीएवी, दैट मीन्स ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गई। अब यही ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो आप निकालोगे, यही ग्रॉस एनुअल वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। इसके बाद तो आपको पता ही है क्या करना है, इसके बाद तो फॉर्मूला आपको पता है, जीएवी के बाद म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स के बाद स्टैंडर्ड एक्शन 30% ऑफ एनएवी, और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है तो माइनस करेंगे। यानी कि कंपुटेशन ऑफ जीएवी अगर हम लोग समझना चाहते हैं तो कंपुटेशन ऑफ जीएवी के लिए हमें पहली चीज़ तो ये 4 पॉइंट समझ में आने चाहिए कि फेयर रेंट क्या होता है, म्युनिसिपल वैल्यू क्या होती है, स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है, एक्चुअल रेंट क्या होता है। देन हम लोग इस स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तीन स्टेप्स हमें यूज़ करने हैं, फेयर रेंट एंड म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर। फिर सेकंड नंबर पे जो भी स्टेप नंबर 1 का आंसर आएगा, उसके बाद उसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे, विच एवर इज लोअर, जो दोनों में से कम होगा, उसी को हम लोग एक्सपेक्टेड रेंट भी कहते हैं। फिर थर्ड स्टेप में हम एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में कंपेयर करेंगे। एक्चुअल रेंट सबको पता है। अब अगर इन सभी स्टेप्स में कोई भी एक चीज़ नहीं पता हो, म्युनिसिपल वैल्यू नहीं पता हो, तो फेयर रेंट ही आगे बढ़ा देना, और अगर स्टैंडर्ड रेंट नहीं पता है तो स्टेप 1 ही आगे बढ़ा देना, वही एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना। और आपको याद होगा मैंने बताया था कि आप लेट आउट की बात कर रहा था कि अगर आपके पास एक से अधिक मकान होते हैं, खैर अब तो 2 हो गया, 2 से अधिक मकान है, तो उसके बाद 2 मकान को हम सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा सकते हैं, उसके बाद के जितने मकान उसको लेट आउट दिखाना ही होगा, भले आपने किराए पे उठाया हो या ना उठाया हो। और अगर किराए पे नहीं उठाया तो तुम एक्चुअल रेंट तो कुछ नहीं वसूल रहे हो, लेकिन फिर भी तुम म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट से आपका वो जीएवी निकाल लिया जाएगा, कैलकुलेट कर लिया जाएगा। ठीक है, तुम रेंट वसूलो चाहे ना वसूलो, तब भी सर तुम्हारे मकान की वैल्यू निकाली जाएगी। हाँ बोलिए। सर सर अगर किसी के पास 2 से ज्यादा मकान है लेकिन वो ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, तो देखिए ज्वाइंट प्रॉपर्टी, बंटवारे से पहले की प्रॉपर्टी है, मान लीजिए पूर्वजों का प्रॉपर्टी हुआ जिसमें से, नहीं तो तो उसमें भाई दर भाई होता है। उसमें शेयरिंग होती है ना, कि उसमें कितना पोर्शन आपका एरिया उसका है, हिस्सा कितना है। जब भी ज्वाइंट प्रॉपर्टी होता है, हम लोगों ने अपने तो आई थिंक रिटर्न फाइल सीखा था, तो इनकम टैक्स रिटर्न जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें था भी कि जब हम कोई प्रॉपर्टी हम लिखते हैं, अगर वो पूछता है ज्वाइंट है कि आपका अकेले है, तो ज्वाइंट है तो आपको बताना पड़ेगा उसमें कितने शेयर्स हैं, यानी कितने पार्टनर्स हैं। मतलब आप 4 भाई हो तो फिर 25% आ गया, तो उस हिसाब से आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, बताना पड़ता है जितना पोर्शन आपका है। ठीक है, समझ गए। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे स्टेप, समझ गए सब लोग। इस तरह से हम लोग जीएवी निकालेंगे। अब इस पे एक छोटा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं, आई थिंक बुक पे दिया होगा, छोटा सा एक्सरसाइज उसको कर लेते हैं और बेहतर रहेगा। बाकी यहाँ पे भी थोड़ा दे रखे हैं स्टेप्स, यू कैन ऑल्सो फॉलो दिस वन, बट मेरे ख्याल से इससे थोड़ा सिंपल है हम लोग का स्टेप, हम लोग उसी को फॉलो करेंगे। यहाँ पे एक और चीज़ कवर किया गया, लॉस ड्यू टू वैकेंसी, लेकिन ये वैकेंसी वाला जो पॉइंट है ना, मैं आगे कवर करूँगा, अभी नहीं। तो हम लोग जीवी में वैकेंसी वाले पॉइंट को भी कवर करेंगे और बहुत अच्छे से कवर करेंगे, लेकिन उसको आगे पढ़ाऊंगा। बाकी यहाँ पे आपके बुक में भी थियरी में दे रखा है, व्हाट इज म्युनिसिपल वैल्यू, व्हाट इज द एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी डिसाइडेड बाय द म्युनिसिपैलिटी ऑन विच दे चार्ज म्युनिसिपल टैक्स। ठीक है, फेयर रेंट का मतलब क्या था, फेयर रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, रेंट फेच्ड बाय द सिमिलर प्रॉपर्टी इन द सेम लोकेलिटी। Standard and maximum rent which a person can legally recover from the tenant under the Rent Control Act prevailing in the state. Municipal taxes सबको समझ में आते हैं, are deductible only if these taxes are borne by the owner, are actually paid by him during the previous year. Municipal tax reduction आपको तभी मिलेगा जब आप उसका पेमेंट कर रहे हो। अगर आपने अपने किराएदार से बोल दिया है तुम्हें म्यूनिसिपल टैक्स दे दिया करो, तो किराएदार अगर म्यूनिसिपल टैक्स दे रहा है तो जाहिर सी बात है आपको उसका रिडक्शन नहीं मिलेगा। अब जीएवी के कुछ एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। मान लीजिए ये सारे अमाउंट है इन 1000 में, ठीक है ना।
ओके, ऑल द अमाउंट इज इन 1000। जिसे यहाँ पे देखो दे रखा है सबसे पहले ए, ये अलग अलग मकान है, ए बी सी डी 5 मकान है। पहले मकान की बात करते हैं हम लोग। अब इसमें देखो म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी है 40,000, फेयर रेंट कितना 46,000, ठीक। और फिर स्टैंडर्ड रेंट नॉट अप्लीकेबल, वहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होता। और रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, खैर ये तो निकाला गया है। एक्चुअल रेंट कितना लिया जा रहा है 42,000 रुपये। सबसे पहले स्टेप 1 करते हैं। स्टेप 1 क्या कहता था, तो चलिए देखते हैं स्टेप 1 क्या कहता था। कहता था फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू में कंपैरिजन करो जो दोनों में से अधिक हो। चलिए फटाक से करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो था ना म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट जो दोनों में से अधिक होगा, तो 46,000 ज़्यादा है फेयर रेंट, तो यही क्या होगा आगे बढ़ेगा, ठीक। अब सेकेंड स्टेप क्या करते हैं, हमें तो 46,000 का फिगर मिल गया। 46,000 को स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करिए, विच एवर इज लोअर, बट स्टैंडर्ड रेंट तो वहाँ अप्लीकेबल ही नहीं है। तो यही जो होगा ना 46,000 वो आगे बढ़ेगा, उसी को एक्सपेक्टेड रेंट मान लिया जाएगा और एक्सपेक्टेड रेंट आया 46,000। अब एक्चुअल रेंट से कंपेयर करिए विच एवर इज हायर। तो अब जो देखते हैं यहाँ पे 46,000 ही एक्सपेक्टेड रेंट आया। अब इसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से 42,000 विच एवर इज हायर। जो दोनों एक्चुअल रेंट आप 42,000 रुपये वसूल रहे हो, जबकि आपका एक्सपेक्टेड रेंट मतलब आपको किराया मिलना कितना चाहिए था 46,000 रुपये, यानी कि आप कम दिखाने की कोशिश कर रहे हो। गवर्नमेंट ने पकड़ लिया और गवर्नमेंट कहती है भैया देखो जो दोनों में से अधिक हो, यानी 46,000, भले आप किराया 42,000 रुपये ले रहे हो, लेकिन 46,000 रुपये जो है 46,000 जो रेंट है उसको माना जाएगा क्या GAV। देखो नीचे GAV का आंसर दिया भी होगा, व्हाट इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू 46,000। तो आंसर सबको समझ में आया। अब बात करते हैं बी पॉइंट की। बी पॉइंट में क्या है, अगेन म्यूनिसिपल वैल्यू दे रखा है, फेयर रेंट दे रखा है, जो दोनों में से अधिक होगा, तो आई थिंक 46,000 अधिक है। फिर इस 46,000 को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, विच ओवर इज लोअर, जो दोनों में से कम है। आई थिंक कौन लोअर है 45,000। तो 45,000 ही आपका क्या है एक्सपेक्टेड रेंट है। अब इस एक्सपेक्टेड रेंट को यानी 45,000 को कंपेयर करेंगे किससे, आपके एक्चुअल रेंट से, जो दोनों में से कम हो। 42,000 है, सॉरी जो दोनों में से अधिक हो 45,000, तो 45,000 रुपीज़ आपकी GAV आ गई। अब हम बात करेंगे किसकी, सी। जो दोनों में से अधिक हो, तो कौन अधिक है 46,000, सबको दिख रहा है। फिर इस 46,000 को फिर कंपेयर करेंगे किससे, अपने स्टैंडर्ड रेंट से, विच एवर इज लोअर, जो दोनों में से कम हो। तो कौन कम है 45,000, 45,000 ही आपका क्या हो जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। फिर इस 45,000 को एक्चुअल रेंट से कंपेयर करोगे जो दोनों में से अधिक हो। तो एक्सपेक्टेड रेंट 45,000 है, लेकिन तुम 47,000 ले रहे हो, तो गवर्नमेंट कह रहा है 47,000 ले रहे हो, ज़्यादा ले रहे हो, यानी हम तो इसी पे टैक्स लेंगे। समझ गए सब लोग। तो 47,000 इज द GAV। अगला यहाँ पे देखिए दे रखा है क्या 40,000 और 48,000, म्यूनसिपल वैल्यू 40,000 है, 48,000 हो गया, विच एवर इज हायर, जो दोनों में से अधिक हो। तो कौन अधिक है 48,000। फिर इसको कंपेयर करेंगे 48 को स्टैंडर्ड रेंट से, विच एवर इज लोअर 45,000। फिर 45,000 को कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट, यहाँ पे 47 ही है। इन दोनों में से कौन अधिक है, ऑब्वियसली 47 है, तो सेम ही नहीं, थोड़ा सा फर्क है 47,000। अब देखिए म्यूनिसिपल वैल्यू 40,000 है और फेयर रेंट कितना है, फेयर रेंट है आपका 51,000। जो दोनों में से अधिक हो, इन दोनों में से कौन अधिक है 51,000। उसको कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड रेंट से 63,000 से, तो 51,000 और 63 जो दोनों में से कम हो, 51 कम है, रीजनेबल सैलरी है, एक्सपेक्टेड रेंट आ गया 51,000। अब इसको कंपेयर करोगे अपने एक्चुअल रेंट से 50,000 से, जो दोनों में से अधिक हो, अधिक 51,000 से, 51,000 आपकी GAV हो। तो मेरे ख्याल से ये एग्जाम्पल भी समझ में आ गया। तो ये एग्जाम्पल जो हमने स्टडी किया पूरी तरीके से हमारे इस फॉर्मूले पे, और आई थिंक सही आंसर आपको मिल रहा है। बाकी वैकेंसी वाला केस हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ध्यान रहे, वो हमारे दिमाग में है, वो आपको मैं अच्छे से पढ़ाऊँगा। अभी पढ़ाऊँगा समझ नहीं आएगा कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम लोग का ये कनेक्शन ख़त्म होने वाला है, 1 मिनट सिर्फ रह गया। तो मैं अभी इसको फिर से न्यू मीटिंग कर देता हूँ ताकि फिर से कनेक्ट हो लो।